आज से 30 वर्ष पहले यानी वर्ष 1993 में जब मणिपुर में अब तक की सबसे बड़ी हिंसा हुई थी और इस हिंसा में 750 लोग मारे गए थे, तब भी भारत की संसद में मणिपुर का नाम ऐसे ही गूंजा था। पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, क्या आपको इस आंकड़े पर विश्वास हो रहा है? सोचिए, एक ही साल में 750 लोग मणिपुर में मारे गए। आपको शायद याद भी नहीं होगा और ज्यादातर लोगों को यह पता भी नहीं होगा। 750 लोगों का मारा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको पता इसलिए नहीं चला क्योंकि 1993 में हमारे देश में इंटरनेट नहीं था, 24 घंटे के चैनल नहीं थे, हमारा जो मीडिया था वो इस तरह आपके जीवन पर असर नहीं डालता था। 24 घंटे पल पल की खबर सोशल मीडिया के जरिए आपको मिलती नहीं थी और उस समय की जो सरकारें थीं, हो सकता है उन्होंने आप तक इसके बारे में पूरी जानकारी पहुंचने ही ना दी हो। अब ध्यान से सुनिएगा, वर्ष 1993 के मणिपुर दंगों में 750 लोग मारे गए थे और ये दंगे कुकी और नागा समुदाय के बीच थे। मई 1993 में ही मणिपुर में 2 और समुदायों के बीच हिंसा हुई जिसमें 100 लोग अलग से मारे गए और यह हिंसा मैतेई और पंगाल समुदाय के बीच हुई थी। तो पहले तो यह समझ लीजिए कि मणिपुर की जो जनसंख्या है वो अलग अलग समुदायों में बटी हुई है। नागा हैं, मैतेई हैं, पंगाल हैं, कुकी हैं और इन सब समुदायों में आपस में हमेशा से संघर्ष होता रहा है, हमेशा से लड़ाई चलती रही है। इन आपस में इन समुदायों की कभी बनी नहीं और इनके बीच जब भी संघर्ष होता था उसी की वजह से मणिपुर में दंगे होते आए हैं और अब भी हो रहे हैं। वर्ष 1997 और 1998 की मणिपुर हिंसा में 352 लोग मारे गए थे और उस समय इस हिंसा में 13,000 लोग बेघर हो गए थे। ये सारे आंकड़े आप देख लीजिए। 1993 में 750 लोग मारे गए, फिर 100 लोग मारे गए, 97-98 में 352 लोग मारे गए, 13,000 लोग बेघर हो गए और 4,500 मकान जलाए गए। वर्ष 1995 के मणिपुर दंगों में कुकी और तमिल भाषी लोगों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था, उसमें भी 9 लोग मारे गए और इस तरह के जातीय संघर्ष मणिपुर में ऐसे ही कई दशकों से चले आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी शायद भूल चुकी है कि वर्ष 1990 से 1995 के बीच मणिपुर में जितना खूनी संघर्ष हुआ वैसी हिंसा आज तक कभी नहीं हुई। ये वो दिन था जब मणिपुर में दंगे हो रहे थे और मणिपुर पीपल्स पार्टी के एक सांसद जिनका नाम था युमनाम याइमा, उन्होंने लोकसभा में एक बयान दिया था और वो बयान आज मैं आपके लिए लोकसभा की लाइब्रेरी से निकाल कर लाया हूं। उन्होंने कहा था, मणिपुर जल रहा है लेकिन मणिपुर की सरकार और मणिपुर की पुलिस इतनी बेबस है कि उसके पास दंगाइयों से लड़ने के लिए हथियार तक नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार के सामने ये सांसद ये भी कहते हैं कि केंद्र सरकार हिंसा के बावजूद फंड्स को लेकर राज्य सरकार की मदद नहीं कर पा रही, लेकिन उसे यह सोचना चाहिए कि मणिपुर भी भारत का ही हिस्सा है और अगर यहां लोग मरते हैं तो देश को इससे चिंतित होना चाहिए। अपने बयान में मणिपुर के सांसद ने आगे यह कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर को लेकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती और अगर केंद्र सरकार ने अब भी कदम नहीं उठाए तो जम्मू कश्मीर और पंजाब की तरह मणिपुर में भी आतंकवाद का एक नया फ्रंट तैयार हो जाएगा। आज मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाना चाहता हूं ताकि आपको फ्लैशबैक में यह बात हमेशा याद रहे। 22 अप्रैल की तिथि है 1993 और इनर मणिपुर लोकसभा सीट से तत्कालीन सांसद युमनाम याइम का यह बयान मैं आपको आज यहां पर दिखा रहा हूं और देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं। The state government is helpless. Why? It has no funds. The state government cannot even afford to purchase weapons for the security persons to fight insurgents. और फिर वो आगे कहते हैं कि जो इंसर्जेंट्स हैं उनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, उनके पास बहुत लेटेस्ट मॉडर्न वेपन्स हैं, हथियार हैं और हमारे राज्य की पुलिस के पास, सिक्योरिटी एजेंसीज के पास अच्छे हथियार तक नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको और पढ़कर बताता हूं। देखिए, द इंसर्जेंट्स आर यूजिंग सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वेयरएज आवर पुलिसमैन आर यूजिंग ओनली राइफल्स। दे आर हेल्पलेस। सो इन दिस सिचुएशन आवर गवर्नमेंट इज रिक्वेस्टेड
requesting the union government to provide more funds at least for the security purposes. तो वो कह रहे हैं कि भाई कुछ और हमें पैसा दे दो, कम से कम सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कुछ पैसा दे दो. The union government is saying that they are trying. Please think that Manipur is a part of the country. It affects the whole nation. ये उनका कहना था. You cannot run away from the responsibility of looking after this state. Now we are having terrorism in Punjab and Jammu and Kashmir. If you do not take remedial measures in time, Manipur will be another front. 4 मई 1993 को शंकर राव चौहान ने लोकसभा में यह बताया कि मणिपुर दंगों में 68 लोग मारे गए हैं और राज्य की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन नियंत्रण में है और आज मणिपुर में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है. शंकर राव चौहान का यह भाषण मुश्किल से 5 मिनट का भी नहीं था उस दिन, और जब उन्होंने यह कहा कि आज मणिपुर में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई तो उस समय के विपक्ष ने इस बात को समझा था. लेकिन आज जब मौजूदा हिंसा को लेकर सरकार बार बार कह रही है कि मणिपुर में 17 जुलाई से 25 जुलाई के बीच एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, अभी तक भी 17 जुलाई के बाद किसी की मृत्यु नहीं हुई है और सरकार तमाम कदम उठा भी रही है, तब भी विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा और इस पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है. अब देखिए ये मणिपुर हिंसा में कितने दिन, किस किस दिन कितनी मौतें हुई हैं, ये आपके सामने आंकड़ा है. 17 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच का आंकड़ा आप देख लीजिए. सबसे ज्यादा जो हिंसक दौर था वो 3 मई के आसपास का था जब 59 लोग मारे गए. उसके बाद छुटपुट 3, 2, 4, 1, 5 एक लोग मारे गए हर रोज. उसके बाद 27, 28, 29 28 लोग मारे गए. उसके बाद भी हर रोज आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरह लोगों की मौत हुई है. फिर 9 लोग एक दिन मारे गए और अब 17 जुलाई से लेकर अब तक किसी भी तरह की इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है जिसमें किसी की भी मृत्यु हुई हो. लेकिन मैं आपको शंकर राव चौहान के उस बयान पर वापस लेकर जाना चाहता हूं. आप देखिए शंकर राव चौहान का वो बयान मैं आपको दोबारा बताता हूं जब होम मिनिस्टर ने क्या कहा था. यहां मैं आपको दोबारा वो बयान डालूंगा और उन्होंने कहा द स्टेट गवर्नमेंट टुक एक्शन टू कंटेन द वायलेंस एंड द आर्मी वॉज पुट ऑन अलर्ट. यूनिट्स ऑफ असम राइफल्स कंडक्टेड फ्लैग मार्चेस. फिर वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट 68 पर्सन्स हैव डाइड, 78 पर्सन्स हैव सफर्ड इंजरीज. About 700 women and children from the minority community have been given shelters in local schools and are being provided with food and other necessities. The situation is tense but under control. No fresh cases of violence have been reported today. ये उन्होंने तब कहा था. मुश्किल से 5 मिनट का बयान दिया और बात खत्म हो गई. आज हम ये नहीं कह रहे कि विपक्ष की ये मांग गलत है, लेकिन अपने समय में कांग्रेस पार्टी ने खुद क्या किया था वो भी आज पूरे देश को पता होना चाहिए. और ये ग्राफ आपको याद रखना चाहिए कि 13 जून के बाद से एक और बड़ा पॉइंट यह है कि मणिपुर में आज जिस वजह से ये पूरी हिंसा हो रही है उसका इतिहास भी कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है. मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पहली बार वर्ष 1981 में कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही की गई थी. उस समय मणिपुर के मुख्यमंत्री रेशांग किशिंग थे जिन्होंने ये कहा कि मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए और तब से इस मांग पर अलग अलग समय पर विवाद होता रहा है. मैतेई जो समुदाय है वो लगातार तब से कहता रहा है कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिलना चाहिए. एक और तथ्य यह कि उत्तर पूर्व के राज्यों से में पहले के मुकाबले अब ज्यादा स्थिरता और शांति आई है. 2005 से 2013 के बीच पूर्वोत्तर में उग्रवाद की 10,204 घटनाएं हुई थी और 2014 से 2022 के बीच ऐसी घटनाएं घटकर 3,238 पर आ गई है. ये देखिए आप 2005 से 2023 की घटनाएं देख लीजिए और फिर 2014 से 2022 तक की घटनाएं देख लीजिए कितनी कमी आई है. 2005 से 2013 के बीच ऐसी घटनाओं में 397 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए. 2014 से 2022 के बीच ये आंकड़ा 128 रहा, उसमें भी कमी आई, यानी 68% की कमी. और नागरिकों की मौत के मामले में 82% की कमी आई है. 2005 से 2013 के बीच 2,298 नागरिक मारे गए और 2014
और 2022 के बीच 420 नागरिक मारे गए, इसमें भी कमी आई है। भारत के पूर्वोत्तर में कुल 8 राज्य हैं जिनका कुल क्षेत्रफल है 2,62,000 वर्ग किलोमीटर। यह बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि पूर्वोत्तर को आप गंभीरता से लें। देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से 7.97% यानी लगभग 8% के क्षेत्र में ये 8 राज्य आते हैं। यहां एक सोचने वाली बात यह है कि उत्तर पूर्व भारत और म्यांमार के बीच लोगों को फ्री मूवमेंट की इजाजत है, लेकिन भारत के बाकी राज्यों के नागरिक, मान लीजिए आप किसी भी राज्य में रहते हैं, आप बिना परमिट लिए मणिपुर नहीं जा सकते। इसे मणिपुर इनर लाइन परमिट कहते हैं। आज अगर आप मणिपुर घूमने जाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपए की फीस देकर टेम्परेरी परमिट लेना पड़ेगा, और अगर कोई व्यक्ति ज्यादा दिनों के लिए मणिपुर जाना चाहता है तो उसे रेगुलर परमिट लेना होता है जो 90 दिनों तक वैलिड होता है अपने ही देश में। ये टूरिस्ट परमिट आप देख सकते हैं कि कैसे भारत के दूसरे राज्यों के नागरिक जब मणिपुर जाते हैं तो उन्हें यह परमिट लेना पड़ता है। आजादी से पहले जम्मू कश्मीर की तरह मणिपुर भी एक प्रिंसली स्टेट था जिसके महाराजा बोध चंद्र सिंह थे। 1947 में आजादी के दौरान मणिपुर का भारत में विलय तो हुआ, लेकिन यह विलय पूर्ण नहीं था जम्मू कश्मीर की तरह। उस समय मणिपुर को स्वतंत्र संप्रभु राज्य का दर्जा दिया गया, जिसके तहत भारत सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में मणिपुर के लिए उत्तरदायी था और बाकी मामलों में मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य था, यानी एक अलग देश की तरह था। आजादी के बाद जब भारत में जम्मू कश्मीर पर सरकार का ध्यान था, तब मणिपुर के महाराजा ने एक बड़ा फैसला ले लिया और मणिपुर की अपनी एक संसद बना दी, जिसके प्रमुख वो खुद बन गए। उन्होंने कहा मणिपुर की अलग संसद होगी। भारत उत्तर पूर्व के महत्व को समझ रहा था, इसलिए मणिपुर के महाराजा से कई दौर की बातचीत हुई और आखिरकार वर्ष 1949 में मणिपुर का भारत में पूर्ण रूप से विलय हुआ और फिर 1956 में मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश और 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1972 से यह पूर्ण राज्य है, लेकिन मणिपुर में जनजातियों और दूसरे समुदायों के बीच आपस का जो टकराव है उसका कोई भी सरकार समाधान नहीं कर पाई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या फिर तीसरे मोर्चे की सरकार हो। मणिपुर के लोगों ने, आज देखिए मलाला यूसुफजई का कहना है कि बंदूक से आतंकवादियों को खत्म किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा से पूरे आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन सोचिए अगर आतंकवादी शिक्षा को ही अपना हथियार बना लें तो फिर क्या होगा। एनआईए ने पुणे शहर से एक 43 वर्ष के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर यह आरोप है कि वो आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का एक हैंडलर है और भारत के भटके हुए युवाओं को जिहाद के नाम पर गुमराह करके उन्हें आईएसआईएस में भर्ती कराने का बिजनेस मॉडल चला रहा था। और जब यह व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो पुणे शहर के बहुत सारे लोग इस बात पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इसकी वजह यह है कि यह कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, बल्कि ये पुणे के सबसे मशहूर डॉक्टर्स में से एक था। तो जिसे गिरफ्तार किया गया है ये पुणे का एक बहुत मशहूर डॉक्टर है। इस डॉक्टर का नाम है अदनान अली, जिसने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई की है और 18 अलग अलग पब्लिकेशंस में इस डॉक्टर के रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हो चुके हैं। और पुणे के बहुत सारे लोग इस व्यक्ति को डॉक्टर साहब कहकर पूरे सम्मान के साथ मिलते हैं, लेकिन हकीकत में यह व्यक्ति एक डॉक्टर का जीवन जीते हुए आईएसआईएस के लिए आतंकवादियों की नई फौज तैयार कर रहा था और ये लोगों को पिछले 18 वर्षों से इसी तरह धोखा देने का काम कर रहा था। यानी सोचिए 18 वर्षों से ये आदमी आतंकवादी है और किसी को पता तक नहीं चला। एनआईए ने इस मामले में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है और ये लोग भी इसी डॉक्टर की तरह बहुत ही पढ़े लिखे हैं। इनमें 35 साल का शर्जील शेख एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जुल्फिकार अली नाम का आरोपी एक ग्रेजुएट है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, और तबिश नासिर नाम का एक व्यक्ति बड़ा व्यापारी है और आरोप है कि ये सारे लोग भारत में आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे। लेकिन लोग इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, कोई इन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन के रूप में जानता है। और यहां बात सिर्फ इस मामले की नहीं है। आपको याद होगा हाल ही में जम्मू कश्मीर में 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अलग अलग आतंकवादी संगठनों के लिए काम कर रहे थे।